बीच में रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप्स के टाइप कौन से हैं, कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी को कैसे रीड करते हैं, वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स. We always preferably use one to many or many to one relationships for model creation. Okay. So next topic is today, once your data model is ready, आपने modeling part cover कर लिया, model create कर लिया, then next part आता है report generations का. ठीक है, report generations का in this canvas, in this report में. रिपोर्ट जनरेशंस के लिए आप विजुअलाइजेशन पेन्स के अंदर के मल्टीपल विजुअल्स यूज करते हो. Also, we have a data pane over here which shows tables, whatever the fields contains in the tables, columns जो भी tables के अंदर available है, तो वो columns आपको यहाँ पे दिखाई देंगे in data pane. Also, we have one filter pane which is came from this view menu. View menu के अंदर अभी यहाँ पे देखो filter pane on है, इसलिए ये filter pane आपको दिखाई दे रहा है. अगर मैंने इसको off कर दिया तो वो निकल जाएगा. सो व्यू के अंदर के व्यू बुकमार्क सेलेक्शंस पेन ये हम बाद में देखने वाले हैं. नाउ वी हैव दिस फिल्टर पेन, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ. ठीक है. सो अगेन वी हैव दिस वाइट स्क्रीन जिसको हम कैनवास बोलते हैं, जिसके ऊपर विजुअलाइजेशंस करते हैं, हम रिपोर्ट जनरेशंस करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिपोर्ट व्यू है, मॉडल व्यू एंड टेबल व्यू वी ऑलरेडी सी. दिस रिपोर्ट्स व्यू वी आर गोइंग टू यूज फर्दर फॉर द to understand more about Power View, which is the third component of Power BI desktop application. To understand more about the Power View, we need to understand the data analysis expression, which is nothing but a DAX language, in order to create some calculations and calculated columns. So, अगर मैं बात करूँ data analysis expressions की, okay, so सबको Yes, sir. Yes, sir. so meet DAX. DAX stands for Data Analysis Expressions. DAX एक कोडिंग लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ डू द कैलकुलेशंस. मेनली DAX यूज किया जाता है कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर क्रिएशंस के लिए. ठीक है. DAX में जैसे अगर मैं एक्सेल की बात करूं, एक्सेल में लेट्स से हमारे पास कोई एक कॉलम है, कोई न्यूमेरिक कॉलम है. अगर उस न्यूमेरिक कॉलम का आपको एग्रीगेशंस करना हो या सम करना हो, सो आप एक फॉर्मूला लिखते हो, इक्वल टू, एक सेल में इक्वल टू लिखते हो, सम फॉर्मूला लिखते हो, एंड जो भी कॉलम्स की जितनी वैल्यूज आपको सम करनी है आप वो एरे सेलेक्ट करते हो एंड हिट एंटर, राइट. तो हम वहां पे एक फंक्शन यूज करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं सम का, इन ऑर्डर टू डू एग्रीगेशंस. सम एग्रीगेशंस करने के लिए आपने वहां पे एक फंक्शन यूज किया एक्सेल. वैसे ही काइंड ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है पावर बीआई में टू डू सम एग्रीगेशंस, टू डू सम कैलकुलेशंस. बट मोस्टली DAX जो है, ये जो फंक्शंस है, ये जो कैलकुलेशंस है, ये करने के लिए हमारे पास टू वेज है, कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स. अभी कैलकुलेटेड कॉलम को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या है. बेसिकली जो कॉलम्स, जो कैलकुलेटेड कॉलम्स हम ऑलरेडी पावर क्यूरी एडिटर में कर चुके हैं, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये दिस पर्टिकुलर कैलेंडर टेबल है जिसमें हमने मल्टीपल कॉलम्स को ऐड किया हुआ है. अगर मुझे यहाँ पे नए कॉलम्स ऐड करने हैं यूजिंग डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, सो इट इज काइंड ऑफ अ कैलकुलेटेड कॉलम्स. मैं पावर क्यूरी एडिटर्स में वो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट नहीं करता, वो मैं DAX एक्सप्रेशंस को यूज करके क्रिएट करता हूँ पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में. ठीक है. मोर ओवर कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं वो रो कॉन्टेक्स्ट रेफर करते हैं. रो कॉन्टेक्स्ट मतलब अगर मुझे हर एक सेल में, हर एक सेल में अगर मैं टेबल की बात करूं, तो हर एक सेल में मुझे एक फिक्स वैल्यू चाहिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर रो के लिए. ठीक है. लेट्स से अगर मैं एक रो की बात करता हूं, दिस इज माय एक रो, सिंगल रो. इस रो के लिए मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए यहाँ पे किसी कॉलम्स के फॉर्म में. तो उस प्रोसेस के लिए, उस रिक्वायरमेंट के लिए मैं कैलकुलेटेड कॉलम्स जनरेट करता हूँ. ठीक है. मोस्टली कॉलम्स जो होते हैं वो कॉलम्स हम फिल्ट्रेशंस पर्पस के लिए यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम्स. लेट्स से कि फॉर एग्जांपल
मुझे किसी कॉलम का सम करना है, मेरे पास न्यूमेरिक कॉलम है, ठीक है, एक न्यूमेरिक कॉलम मेरे पास है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए लेते हैं कि ये क्वार्टर का कॉलम है, ये एक न्यूमेरिक कॉलम है, इसमें वैल्यूज है कुछ 3 3 3। अगर मैंने इस कॉलम का सम किया, मुझे एग्रीगेशन करना है इस कॉलम का, तो वो क्या करेगा, हर एक रो को 3 + 3 + 3 + ऐसे एंड तक जितने मेरे पास रो अवेलेबल है उन सबको सम करेगा। बट ये एग्रीगेशंस करने के लिए मैं कोई नया कॉलम नहीं क्रिएट नहीं करूंगा, राइट? उसका कोई मीनिंग नहीं बनता अगर मैंने एक कॉलम क्रिएट किया जिसमें मैंने लिख दिया सम फंक्शन और एग्रीगेशंस करने के लिए इस कॉलम का रेफरेंस दे दिया, तो सेम ही आउटपुट मिलेगा मुझे एग्री, क्योंकि हर एक रो का आउटपुट सेम ही आएगा। इसीलिए कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं वो रो कॉन्टेक्स्ट, कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ एक्सप्रेशन बेस होते हैं, कुछ कंडीशनल बेस होते हैं। बट एग्रीगेशन जो मोस्टली होता है वो मेजर्स के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। अगर इस क्वार्टर कॉलम का मुझे एग्रीगेशंस करना रहेगा तो मुझे सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कैलकुलेटेड कॉलम्स मैं मेजर क्रिएट करूंगा उसका, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी कि मेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। फर्स्टली अंडरस्टैंड the difference between the calculated columns and the measures, ठीक है। So let's create some calculated columns and then try to understand creating some measures also कि what is the difference between them. So मैं यहाँ पे कैलेंडर टेबल में हूँ, लेट्स मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, लेट्स से ईयर का कॉलम मुझे क्रिएट करना है, वी हैव दिस ईयर ऑलरेडी। बट मुझे अगर ईयर का कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना होता तो मैं कैसे करता क्रिएट। सो आई क्लिक ऑन दिस न्यू कॉलम, मैं टेबल व्यू में हूँ, टेबल व्यू में मेरे पास न्यू कॉलम का ऑप्शन है, तो मैं इस न्यू कॉलम पे क्लिक कर सकता हूँ फॉर एडिंग अ न्यू कॉलम ओवर हियर। अदरवाइज इस कैलेंडर टेबल के 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं यहाँ से भी न्यू कॉलम को चूज कर सकता हूँ। बोथ वे कैन क्रिएट अ कॉलम इन दैट पर्टिकुलर टेबल। तो मैं यहाँ से न्यू कॉलम को क्लिक करता हूँ, तो एक फॉर्मूला विंडो मेरे सामने क्रिएट हो जाएगी इन ऑर्डर टू टाइप सम फंक्शंस इन दैट। सो मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया अभी, तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम का विंडो ओपन हो जाएगा। सी यहाँ पे एक न्यू कॉलम का विंडो ओपन हुआ, टू टाइप समथिंग, टू फॉर्मूला की जैसा एक विंडो मेरे सामने ओपन हुआ है। बिगर इट somewhat, ठीक है। तो हम एक कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, तो डिफॉल्ट उसका नाम इसने कॉलम दे दिया है। सो लेट मी क्रिएट समथिंग। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ईयर यूजिंग डेक्स, ये मैंने उस कॉलम को नाम दिया। इक्वल टू, मैंने फंक्शन यूज किया ईयर, और कैलेंडर टेबल का डेट का जो कॉलम है उसको मैंने यूज किया फॉर द रेफरेंस पर्पज, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ। क्लोज दिस। देखो यहाँ पे ईयर्स यूजिंग डैक्स करके जो नया कॉलम बना, ये कॉलम क्या हुआ, उसने डेट का कॉलम का रेफरेंस लिया और इस डेट के कॉलम को, जो ईयर इसमें अवेलेबल था उस ईयर को एक्सट्रैक्ट करके मुझे यहाँ पे एक ईयर का कॉलम इसने प्रोवाइड कर दिया। सेम कॉलम हमने पावर क्वेरी एडिटर में भी क्रिएट किया था। वी कैन क्रिएट दोज कॉलम विच एवर वी क्रिएटेड इन पावर क्वेरी एडिटर यूजिंग डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस आल्सो। बट पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि why we required a separate column using DAX expressions, right? कभी कभी क्या होता है, जब हम डेटा के ऊपर काम करते हैं, अभी पावर क्यूरी एडिटर का एक्सेस हमारे पास है, या हमने डेटा जो लिया हुआ है वो इंपोर्ट मोड से डेटा लिया है, मतलब एक डेटा की कॉपी हमने हमारे इस पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में क्रिएट की है, उस कॉपी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर की सारी फंक्शनलिटी अवेलेबल है। बट कभी कभी आप डायरेक्ट मोड से डेटा को कनेक्ट करते हो तो आपको टेबल व्यू में डेटा दिखता नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ मेटा डेटा मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को बस लोड किया होता है, डेटा एक्चुअली लोड नहीं होता। जब आप कुछ क्यूरी लिखते हो तब एट द मोमेंट उस क्यूरी को वो विजुअल सोर्स लेवल में भेजता है और वहां से कैलकुलेशंस होके आपको आउटपुट मिलता है। तो जब आपका मोड डायरेक्ट होता है तो आपको डेटा दिखता नहीं है, उस केस में आप पावर क्वेरी एडिटर को यूज नहीं कर सकते, आपको डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन ही यूज करने पड़ेंगे अगर कुछ कैलकुलेशंस कुछ कॉलम्स बनाने हैं। तो इसीलिए डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस हमें पता होना जरूरी है, हमें आना जरूरी है। तो
कैलकुलेटेड कॉलम्स इन द सेंस जो कॉलम्स आपने पावर क्वेरी एडिटर में बनाए वैसे काइंड ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पे पावर बीआई टेक्सट एप्लीकेशंस में बना सकते हैं यूजिंग डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन लैंग्वेज। उनको हम बोल सकते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स। ये कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? कॉलम्स, अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो किसी भी टेबल में जो कॉलम होता है वो कॉलम एक स्पेस कंसिडर करता है, एक स्पेस लेता है स्टोर करने के लिए, राइट? लेट्स से कि ये 2016 की वैल्यू, ये कॉलम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया कैलेंडर टेबल में, तो ये 2016 की वैल्यू इसने स्टोर कर ली है ना इस टेबल के अंदर। तो कुछ तो स्पेस कंज्यूम किया होगा इसने इस पूरी फाइल के अंदर। तो कैलकुलेटेड कॉलम जब भी हम बनाते हैं वो आपकी जो पीबीएक्स फाइल है उस पीबीएक्स फाइल में कुछ स्पेस कंज्यूम करते हैं, कुछ साइज कंज्यूम करते हैं, वट एवर केबी में हो एमबी में हो। जैसे जितने कैलकुलेटेड कॉलम्स आप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, उतनी ज्यादा साइज कंज्यूम करेगा आपके पीबीएक्स फाइल में। लेट्स से कि पहले आपकी पीबीएक्स फाइल लेट्स से 80 एमबी की थी और आपने कुछ 25-20 कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट किए तो उसकी साइज बढ़ के वो 80 से अभी 90 एमबी बन गई है। तो 10 एमबी बढ़ा है, वो 10 एमबी क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपने कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स, एक्चुअली कॉलम्स ऐड किए हुए टेबल्स के अंदर जो कुछ डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा को अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसको साइज चाहिए, फाइल की साइज इसलिए बढ़ेगी। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या करते हैं? आपके डेटा की साइज बढ़ाते हैं, आपकी पीबीएक्स की फाइल जो है उसकी साइज बढ़ाते हैं। ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम्स का जो रिजल्ट होता है वो आप नेकेड आई से देख सकते हो। यहाँ पे देखो ईयर्स यूजिंग डैक्स, ये जो मैंने कॉलम बनाया इसका रिजल्ट मेरे सामने है कि दिस पर्टिकुलर रो के लिए इसका रिजल्ट 2016 आ रहा है, सेकंड रो के लिए 2016 आ रहा है। ऐसे इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, राइट? सो कैलकुलेटेड कॉलम्स का रिजल्ट आप देख सकते हो। कैलकुलेटेड कॉलम्स ऑक्युपाइड करते हैं सम स्पेस इन योर पीबीएक्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स की कंसेप्ट समझ में आई कि आप एक एक एक्चुअल कॉलम क्रिएट करते हो किसी भी टेबल के अंदर। दैट्स व्हाट ये मुझे बताना है आपको कि जैसे आपने पावर क्वेरी एडिटर्स में कॉलम्स को ऐड किया था वैसे कॉलम्स आप डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस को यूज करके टेबल्स के अंदर बनाते हो। कॉलम्स बनाते हो मतलब वो एक्चुअली कुछ साइज ऑक्युपाइड करते हैं आपकी पीबीएक्स फाइल में, क्योंकि वो डेटा स्टोर करते हैं। उनका रिजल्ट आप यहाँ पे स्टोर कर देख सकते हो नेकेड आई से, जैसे बाकी के कॉलम्स का रिजल्ट आपने देखा था। तो कैलकुलेटेड कॉलम कॉलम की कंसेप्ट समझ में आई सबको? हेलो? हेलो? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes. सो कैलकुलेटेड कॉलम समझ में आया क्या होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स? सो थंब रूल क्या कहता है? एज a rule of thumb, use calculated columns when you want to stamp static fixed value to each row in a table or use in the query editor। मतलब अगर मुझे कैलकुलेटेड कॉलम कब क्रिएट करना है? जब मुझे यहाँ पे हर एक रो के लिए एक स्टैटिक वैल्यू चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए जो मैटर करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? लेट्स से कि मुझे अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लेट्स से मैं हमारा सेल्स फैक्ट के टेबल में जाता हूँ। अगर मैंने इस सेल्स फैक्ट के टेबल में एक चीज ऑब्जर्व की, हमारे इस सेल्स फैक्ट के टेबल में हमारी ऑर्डर क्वांटिटी, राइट? हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी का एक कॉलम है। अगर मुझे यहाँ पे रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है या सेल को कैलकुलेट करना है, सिंपल एग्जांपल, लेट्स से मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से ऑर्डर आईडी, ऐसा मेरा एक कॉलम का नाम है। देन ऑर्डर
quantity, and let's say प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, लेट्स से ऑर्डर आईडी 1 है, ऑर्डर क्वांटिटी, और एक ऐड कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट, लेट्स से नेम, ऑर्डर आईडी 1 है, लेट्स से प्रोडक्ट का नेम ए है, ऑर्डर क्वांटिटी इसकी 10 है, प्रोडक्ट की प्राइस जो है इस ए की प्राइस है लेट्स से 20, तो मेरा सेल कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी 10 है, उसकी प्राइस 20 है, तो सेल कैसे कैलकुलेट करूंगा? मल्टीप्लाई करके। राइट, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, दिस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 200 आएगी। 200 हमारा क्या हुआ, सेल हुआ ना, सेल्स हुआ। राइट। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ा, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा ऑर्डर की क्वांटिटी का एंड ऑर्डर की या जिस प्रोडक्ट की प्राइस का, प्राइस का। राइट। तभी मुझे ये सेल का एक कॉलम मिला जिसमें मुझे 200 आउटपुट मिला, जो मुझे इंडिकेट करता है एक रेवेन्यू, एक सेल जनरेट करता है, राइट। तो ऐसा एक कॉलम जनरेट करने के लिए यहाँ पे अगर मैं सेम सिनेरियो कंसिडर करूँ, हमारे सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है और इस टेबल में प्राइस का कॉलम नहीं है, वो प्राइस का कॉलम है हमारे प्रोडक्ट के टेबल में। अगर मैंने प्रोडक्ट की टेबल में देखा तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट की प्राइस मिलती है। ओके, सो यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस है और सेल्स फैक्ट के टेबल में प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे सेल निकालना रहेगा तो मैं सेल की वैल्यू ऐसे निकालूंगा। So let's create one table over here, या column over here in the sales fact table। उसके पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम को लाना चाहता हूँ, रेफरेंस कॉलम, जो प्रोडक्ट की प्राइस है। प्रोडक्ट की प्राइस अभी प्रोडक्ट के टेबल के अंदर है, वो सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर नहीं है। अगर मुझे, जैसे हमने इस एक्सेल में एग्जांपल देखा, प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई करना है इस ऑर्डर क्वांटिटी के साथ, तो यहाँ पे इस टेबल में भी प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए। तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं रिलेटेड फंक्शन यूज करके वो ला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले एक न्यू कॉलम बनाऊंगा, जो कॉलम क्या करेगा, रेफरेंस लेगा मेरे डायमेंशन साइड जो है मेरी प्रोडक्ट डिम का टेबल, उसकी प्रोडक्ट प्राइस की कॉलम के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट डिम एंड सेल्स फैक्ट टेबल ये दो टेबल्स प्रोडक्ट की के बेसिस पे कनेक्टेड है। तो इस सेल्स फैक्ट टेबल में ये जो प्रोडक्ट है 352, इसकी जो प्राइस होगी वो प्राइस रेफर करेगा वो इस प्रोडक्ट डिम के साथ। तो मैं इस कॉलम को नाम दे रहा हूँ लेट्स से प्रोडक्ट प्राइस। पावर बीआई में जब हमें ऐसे सिनेरियो होता है, हमें ट्रांजैक्शन टेबल में डायमेंशन टेबल के अंदर के कुछ कॉलम अगर लेने हैं, लाने हैं, तो वी यूज रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, मैंने रिलेटेड फंक्शन यूज किया, यहाँ पे वो कॉलम का नाम पूछेगा कि कौन सा कॉलम आपको चाहिए। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा प्राइस का, सो प्रोडक्ट डिम टेबल का प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए। मैं सिंपली इंटर करूंगा तो वो उस जो रिलेशनशिप हमने बनाई है प्रोडक्ट डिम एंड प्रोडक्ट एंड द सेल्स फैक्ट के बीच में, तो ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि 352 नंबर का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस है 2071.42। ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए जैसे ये अभी रिपीट हो रहा है तो ये प्राइस भी रिपीट होगा। जैसे 352 नंबर का प्रोडक्ट है उसका प्राइस है 2049.1। अगर मैंने ये क्रॉस चेक किया प्रोडक्ट टेबल के साथ तो यही प्राइस मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉलम अभी मेरे पास आ गया प्रोडक्ट प्राइस का, ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम मेरे पास है। तो नेक्स्ट टास्क क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, करेक्ट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेल। तो सेल के लिए मैं अगेन लेट से मैं एक नया कॉलम लूंगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक रो के लिए मेरे पास एक वैल्यू, राइट।
हर एक रो के लिए एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना मुझे, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ लेट्स से सेल्स इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट की प्राइस। सो सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर की ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का प्रोडक्ट का प्राइस, दिस कॉलम, ये कॉलम का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो एक कॉलम बन के आएगा सेल का, जिसमें इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, लेट्स से कि दिस ऑर्डर क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाई बाय दिस प्रोडक्ट प्राइस 2071.42, इस पर्टिकुलर ऑर्डर का सेल हो गया। तो अगर मुझे टोटल सेल निकालना रहेगा तो इस सेल्स के कॉलम का एग्रीगेशन करना पड़ेगा। अभी समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रही है। हमने पहले क्या किया, इंडिविजुअली हर एक सेल के लिए एक वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हर एक ऑर्डर के लिए ऑर्डर क्वांटिटी अलग हो सकती है, प्रोडक्ट की प्राइस अलग हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है 352 नंबर का, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी 1 है एंड उसकी प्राइस सेम है। तो ये जो सेल की वैल्यू आने वाली है इंडिविजुअल, ये सेम रहेगी, बट ये इंडिविजुअल वैल्यू मैटर करती है, राइट, कि वो वैल्यू उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए है, क्योंकि ऑर्डर नंबर अलग अलग है। यहाँ पे ये 48819 ऑर्डर है और ये 48901 ऑर्डर है, तो दोनों का जो सेल रहेगा वो दोनों का सेल मुझे इंडिविजुअली लेना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो टोटल सेल मिलेगा। हर एक सेल को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब मुझे टोटल सेल निकालना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं ओवरऑल टोटल सेल की, तो ये जो सेल का कॉलम होगा, इस सेल के कॉलम का मुझे सम लेना पड़ेगा, एग्रीगेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं एक्सेल में बात करूं तो लेट्स से यहाँ पे प्रोडक्ट बी है, यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से उसकी 2 है और प्राइस उसकी 10 है। अगेन यहाँ पे ऑर्डर आईडी लेट्स से ऑर्डर आईडी 2 है, ऑर्डर आईडी 3 है एंड प्रोडक्ट लेट्स से सी है, इसकी लेट्स से 3 है एंड प्राइस उसकी 20 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसको मुझे सेम वे जैसे मैंने हर एक इसके लिए वैल्यू निकाली थी 10 इंटू 20, 2 इंटू 20, एंड यहाँ पे टोटल निकालना पड़ेगा, राइट। इस सेल के इसका टोटल के लिए मुझे अगेन लिखना पड़ेगा सम, सम करके इस टोटल को ऐड करना पड़ेगा, तभी मुझे लास्ट में 280 मिलेगा मेरा सेल। तो वही चीज हम पावर बीआई में कर रहे हैं। सेल का कॉलम तो मुझे मिल गया, इंडिविजुअली ऑर्डर का सेल तो मिल गया, लेकिन टोटल सेल निकालने के लिए मुझे एक कैलकुलेशंस बनाना पड़ेगा जिसमें इस कॉलम का वो रेफरेंस ले। यहाँ पे बात आती है मेजर्स की। हमने अभी तक कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाए, अगर मुझे एग्रीगेशंस करना है इस कॉलम का तो मुझे मेजर बनाना पड़ेगा। तो मेजर कैसे बनाते हैं हम लेट्स से मुझे मेजर बनाना है इस सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर, तो मैं इस 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू मेजर, जैसे न्यू कॉलम का ऑप्शन था वैसे न्यू मेजर का था। जैसे कॉलम के लिए एक फॉर्मूला ओपन हो रहा था यहाँ पे लिखने के लिए, वैसे मेजर के लिए भी होगा, बस वो एक मेजर होगा, कॉलम नहीं होगा। जैसे वहां पे कॉलम लिख के आ रहा था, यहाँ पे अभी लिख के आएगा मेजर। ठीक है, तो मेजर को मैं नाम देता हूँ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, सम करना है मुझे, सम फंक्शंस मुझे बताता है, सम फंक्शंस अगर आप यूज करते हो, दिस इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस आपको गाइड करता है जब आप डैक्स फंक्शन लिखते हो। इवन लेट से मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे सम, तो मुझे बोलेगा कि सम फंक्शंस की रिगार्डिंग इतने फंक्शंस अवेलेबल है, आपको कौन सा यूज करना है, सो मुझे सम यूज करना है, क्लिक ऑन दिस सम। तो सम फंक्शन के लिए इंटेलिजेंस मुझे बता रहा है कि सम फंक्शन के अंदर आपको एक कॉलम का नाम पास करना होता है। मुझे कौन सा कॉलम का नाम पास करना है, सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर का सेल्स का कॉलम पास करना है, मुझे उसका एग्रीगेशन करना है। तो मैंने वहां पे सेल्स फैक्ट के सेल्स के कॉलम का रेफरेंस दे दिया। ये जो मेजर मैंने बनाया, ये मेजर आउटपुट मुझे कब देगा, देखो, जो ये प्रोडक्ट प्राइस, ये जो सेल, ये कैलकुलेटेड कॉलम्स हमने बनाए, इसका सिंबल देखो कैसे है। और जो मेजर हमने बनाया टोटल रेवेन्यू, इसका सिंबल देखो कैसे है, ऐसे कैलकुलेटर जैसा सिंबल है, और इसका ऐसे कुछ लैम्बडा जैसे टेबल के अंदर कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यू जैसे सिंबल है। ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि कौन से उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कौन से कैलकुलेटेड कॉलम है, कौन से मेजर हमने बनाए। मेजर जो है, मेजर ओनली फॉर्मूला होता है, उसका आउटपुट आपको कब दिखाई देगा,
जब तक आप उस पर्टिकुलर मेजर को इस स्क्रीन के ऊपर लेके नहीं आते। कैलकुलेटेड कॉलम का आउटपुट आप सिंपली इस टेबल विजुअल में देख सकते हो, जैसे कि ये सेल का वैल्यू, ये आउटपुट हम यहाँ पे नेकेड आई से देख सकते हैं कि वो 2071.42 है, लेकिन ओवरऑल टोटल सेल मुझे ये जो मेजर दे रहा है, ये मेजर कब देगा, जब इस टोटल सेल को मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशंस में, जैसे कि इस टोटल सेल को मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैग किया मैंने स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे देखो मुझे एक वैल्यू देगा। वो क्या वैल्यू देगा, 28 पॉइंट समथिंग कुछ एक वैल्यू दिया उसने मुझे, 21.81 के, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन लगा हुआ है। लेट मी रिमूव दिस फिल्ट्रेशंस। तो इतनी कुछ एक वैल्यू मुझे उसने दी है कि दिस इज माय टोटल रेवेन्यू। लेट मी ऐड ओवर हियर, 118 मिलियन समथिंग कुछ है, सॉरी मैंने ईयर का लिया, आई वांटेड दिस टोटल रेवेन्यू 31.32 मिलियन। जब तक इस टोटल रेवेन्यू के मेजर को मैंने स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइजेशन के अंदर यूज नहीं किया, तब तक उसने मुझे वैल्यू नहीं दिए, तब तक मुझे उसने वैल्यू नहीं दिया। लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम ने मुझे कब वैल्यू दिया, जब टेबल में मैंने उनको यूज किया, हर एक सेल के लिए मुझे वैल्यू देखनी थी, तभी मुझे उनकी आउटपुट, उस कॉलम का आउटपुट क्या है वो यहाँ पे दिख रहा था। बट मेजर का आउटपुट वैसे नेकेड आई से नहीं दिखा, जब तक मैंने मेजर्स को इन विजुअल्स में यूज नहीं किया, कैनवास में यूज नहीं किया। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स में डिफरेंस क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम कुछ साइज ऑक्युपाइड करते हैं आपके पीबीएक्स फाइल में, राइट। कैलकुलेटेड कॉलम का रिजल्ट जो है वो आप नेकेड आई से यहाँ से देख सकते हो कि क्या आउटपुट आया है, इस कॉलम जो आपने बनाया है उसका क्या आउटपुट आया है। लेकिन मेजर जो होते हैं, मेजर एक जस्ट फॉर्मूला होता है, वो कुछ साइज ऑक्युपाइड नहीं करते आपके पीबीएक्स फाइल में। उसका रिजल्ट आप कब देख सकते हो, जब तक आप उन मेजर्स को कैनवास के ऊपर किसी विजुअलाइजेशन के अंदर यूज नहीं करते, तब तक आप उनका रिजल्ट नहीं देख सकते। ये डिफरेंस होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर के बीच में। कैलकुलेटेड कॉलम जो होते हैं मोस्टली यूज किए जाते हैं फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए। फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए मतलब इस फिल्टर पेन में मैं उनको ड्रैग करूंगा, या इस एक्स एंड वाई एक्सिस में लेट से कोई बार चार्ट, कोई कॉलम चार्ट मुझे बनाना है, तो जो कैटेगरी का जो कॉलम्स होते हैं या कैटेगरी की जो फील्ड्स होती है उनमें मैं उनको यूज करूंगा। कैसे, लेट से कि मुझे अभी एनालाइज करना है, लेट से मैंने ये बार एक एक कॉलम चार्ट लिया, इसमें वाई एक्सिस जो होते हैं, राइट, कोई भी अगर चार्ट में बनाओ, कोई भी विजुअल बनाता हूं तो वहां पे एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं। अगर मैं कॉलम चार्ट की बात करूं, तो कॉलम चार्ट में क्या होता है, आपका जो एक्स एक्सिस होता है उस एक्स एक्सिस में आप कैटेगरीज पुट करते हो। लेट्स से कि ये मेरा एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरी पुट करूंगा, उस कैटेगरी को एनालाइज करूंगा किसी वैल्यू के साथ जो वाई एक्सिस में मुझे शोकेस करेगी। अभी वाई एक्सिस में हमने क्या वैल्यूज डाला है, टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज डाली है। अगर लेट से मैंने यहाँ पे कैटेगरी नेम मेरी जो है, कैटेगरी नेम का मेरे पास कॉलम अवेलेबल है, इस कॉलम को मैं एक्स एक्सिस में पुट करूंगा, तो हर एक कैटेगरी का, बाइक के लिए, एक्सेसरीज के लिए, क्लोथिंग के लिए, मुझे वो चार्ट जनरेट करके देगा। तो कॉलम्स जो होते हैं, कॉलम्स हम ऑलरेडी कैटेगरी के सेक्शंस में पुट करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। बट जो वैल्यूज, जो टोटल मेजर्स आप क्रिएट करते हो, वो आप वाई एक्सिस या वैल्यूज का जो सेक्शन होता है आप में, यहाँ पे मल्टीपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई चार्ट मैंने लिया, तो देखो यहाँ पे एक वैल्यूज का सेक्शन है, तो ऐसे वैल्यूज के सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, मेजर्स को पुट करते हो। लेकिन कॉलम्स को कहाँ पुट करते हो, कॉलम्स को आप लेजर्स, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, डिपेंड करता है। अगर आपने बार चार्ट लिया है तो आप वाई एक्सिस में पुट करोगे, कॉलम चार्ट लिया है तो एक्स एक्सिस में पुट करोगे। तो मोस्टली कॉलम्स जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, मेजर्स जो होते हैं वो वैल्यूज का सेक्शन जो होता है विजुअलाइजेशंस का, उनमें यूज किए जाते हैं, राइट। यही डिफरेंस, यही इस पर्टिकुलर फाइल में आगे समझाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स। ठीक है,
तो अगर मैं दोनों की बात करूं डिफरेंस की, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर की वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच रो ऑफ द टेबल। कैलकुलेटेड कॉलम्स में मोस्टली फॉलो किया जाता है रो कॉन्टेक्स्ट। जो रो कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे फॉलो किया, अगर मैं टेबल व्यू में जाऊं, ये जो सेल का हमने कॉलम क्रिएट किया, हर एक सेल के लिए हमारे पास एक कैलकुलेशन है, राइट। ये जो कैलकुलेशन है, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस, ये कैलकुलेशन हर एक रो के लिए परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज नथिंग बट अ रो कॉन्टेक्स्ट। जो एक्सप्रेशन है ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट की प्राइस, ये एक्सप्रेशन हर एक रो के लिए परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और वो आपको आउटपुट दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रो कॉन्टेक्स्ट। यही रो कॉन्टेक्स्ट परफॉर्म होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स में जब आप उनको क्रिएट करते हो। यही इंफॉर्मेशन से यहाँ पे प्रोवाइड किए कि वैल्यूज जो कैलकुलेट होती है वो रो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। मेजर जो होते हैं वो मेजर्स जो उनकी वैल्यूज जो होती है वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। अभी ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, लेट अंडरस्टैंड दिस कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अभी जो विजुअलाइजेशंस में मैंने यहाँ पे जो एक विजुअल क्रिएट किया, राइट, लेट मी क्रिएट दिस बार चार्ट अगेन। और इस बार चार्ट की लेट से मैंने कुछ टेबल्स की डेटा लेबल्स ऑन कर लिए इनके। ये मुझे कुछ वैल्यू दे रहा है कि बाइक का जो कैटेगरी है उसका सेल जो है या रेवेन्यू जो है वो 30 मिलियन है, एक्सेसरीज का 1 मिलियन है, क्लोथिंग का लेट से कुछ वैल्यूज है लेकिन 0 मिलियन दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो ये इसने कैसे कैलकुलेट किया कि बाइक के लिए 30 मिलियन है। तो ये जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है बैकएंड में कैसे परफॉर्म हुआ, लेट मी शो यू। ठीक है, कैटेगरी का जो टेबल है, कैटेगरी का टेबल यहाँ पे है, एंड सेल्स फैक्ट का टेबल यहाँ पे है। हमने कैटेगरी का नेम का कॉलम इस टेबल से लिया हुआ है, कैटेगरी के प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल से, एंड जो सेल हमने कैलकुलेट किया वो इस ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर है। तो फिल्ट्रेशन कैसे हुआ, बाइक जो एक्सेसरी बाइक जो कैटेगरी है उस बाइक कैटेगरी का फिल्ट्रेशन इस रिलेशनशिप के थ्रू पास हुआ यहाँ पे इस सब कैटेगरी में। तो बाइक इस कैटेगरी के लिए जितनी सब कैटेगरीज हुई वो यहाँ पे फिल्टर आउट हुई। फिर बाइक कैटेगरी के अंदर की जितनी सब कैटेगरीज है उन्होंने इस प्रोडक्ट टेबल को फिल्टर किया। तो बाइक एक्सेसरी के अंदर की जितनी सब कैटेगरीज है उनके अंदर जितने प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर आउट हुए। फिर उन प्रोडक्ट के नाम का जो आईडीज है, जो प्रोडक्ट की के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर, उतने प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन टेबल में फिल्टर आउट हुए। और फिर एक इमेजिनरी टेबल बना बैकएंड में जिसमें बाइक इस कैटेगरी के अंदर के जितने सब कैटेगरीज है उन सब कैटेगरीज के अंदर के जितने प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डिम ने फिल्टर किया ट्रांजैक्शन टेबल को। तो एक इमेजिनरी टेबल क्रिएट हुआ, ये एक इमेजिनरी टेबल क्रिएट होगा जिसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे जिनकी कैटेगरी बाइक है और जिनकी सब कैटेगरी बाइक इस मेन कैटेगरी के अंडर है। तो जो सेल का कॉलम बनेगा बैकएंड में एक इमेजिनरी कॉलम में, उसका जो सम रहेगा वो सम आएगा 30 मिलियन। सेम फॉर एक्सेसरीज, सेम फॉर क्लोथिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की एक और कंसेप्ट होती है जो ये विजुअलाइजेशंस पे, ये जो विजुअलाइजेशंस है, जैसे मैं इसको एक टेबल विजुअल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो टेबल विजुअल में मुझे ये इन्फॉर्मेशन बताएगा कि बाइक के लिए मेरे पास इतना रेवेन्यू है, एक्सेसरीज के लिए इतना है, क्लोथिंग के लिए इतना है। तो दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ये जो टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू का मेजर, इसको अगर मैंने इंडिविजुअली जब स्क्रीन पे लेता हूं मैं इसको, राइट, जैसे मैंने इसको वापस दूसरे एक विजुअल में लिया तो मुझे ये 31.32 मिलियन ही दिखाएगा। लेकिन इस विजुअल को, इस मेजर को जब मैं किसी कैटेगरी के साथ एनालाइज करता हूँ, किसी चार्ट में एनालाइज करता हूँ, तो उस कैटेगरी के हिसाब से ये खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इसका टोटल 31.32 ही है, बट जिस कैटेगरी के साथ मैंने इसको एनालाइज किया है इसके हिसाब से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बाइक के लिए कितना है, एक्सेसरीज के लिए, क्लोथिंग के लिए कितना है। ये भी एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है। तो कैलकुलेटेड आपके जो मेजर्स होते हैं वो मेजर्स की वैल्यूज जो होती है वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको दिखती है।
लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम्स की वैल्यू जो होती है वो रो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कैलकुलेट होती है। ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो डिफरेंस है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है appends static value to each row in table, store them into the model, does not create a new data in the data themselves, doesn't increase file size, which increase file size। so calculated columns जो होते हैं वो फाइल की साइज इंक्रीज करते हैं, बट मेजर्स जो होते हैं वो फाइल की साइज इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि वो एक बस फॉर्मूला होता है। this calculated column store actual values in your table, that's why it takes some size in your file। recalculated on the data source refresh or when changes are made in the components column, recalculated in response to any change in the filter within the report। so अभी जैसे कि ये कैलकुलेटेड कॉलम जो है ये आपने बनाया है यहाँ पे, लेट्स से कि इसमें 2019 का डेटा ऐड हुआ, तो उस 2019 के डेटा के हिसाब से जितनी ऑर्डर क्वांटिटी होगी और प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसके हिसाब से ये कैलकुलेशंस चलता रहेगा, राइट। ये कब होगा, जब डेटा ऐड होगा तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन एक्चुअली परफॉर्म होगा, उसकी एक वैल्यू जनरेट होगी, स्टोर होगी इस टेबल के अंदर, एंड देन आपको वो यूज के लिए मिलेगा। बट कैलकुलेशंस में ये जो मेजर्स होते हैं, मेजर्स में क्या क्या होगा, जब तक ये जो फॉर्मूला है ये रिपोर्ट आप रिफ्रेश नहीं करते तब तक वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, आपको ये रिपोर्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर डेटा ऐड होगा यहाँ पे टेबल के अंदर, एंड ये जो वैल्यूज होगी 31.32 मिलियन, अभी ये 2018 तक के लिए डेटा के लिए है, 2019 का डेटा आएगा, फिर ये रिपोर्ट रिफ्रेश होगा, डेटा ऐड होगा इस टेबल के अंदर, एंड देन ये वैल्यू इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे ट्राइंग टू से, ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं, रोज में, कॉलम्स में, स्लाइसर्स में एंड फिल्टर्स में। एंड मेजर्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ऑलवेज यूज विद इन द वैल्यूज फील्ड ऑफ विजुअल, विजुअल के वैल्यूज फील्ड में इनको यूज किया जाता है। कैलकुलेटेड कॉलम आप रोज में, कॉलम्स में, स्लाइसर्स में, फिल्टर्स में, इसका क्या मतलब है, जैसे कि मेरा एक विजुअल है, दिस इज माय टेबल विजुअल, इस टेबल विजुअल के कॉलम के सेक्शन में मैं कॉलम को यूज कर सकता हूँ, राइट। मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स विजुअल है, इसकी रोज जो होती है इन रोज में मैं कॉलम को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फिल्टर्स मतलब यहाँ पे ये जो फिल्टर्स पेन है ना, इस फिल्टर पेन में मैं कॉलम्स को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका ये मीनिंग है कि मैं कहाँ पे, और स्लाइसर्स मतलब मेरे पास स्लाइसर विजुअल है, मैं लेट्स से कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखना है कि 2015 के लिए कितना है, तो कैलेंडर डिम का ईयर का जो कॉलम रहेगा हमने जो बनाया हुआ, उस कॉलम को मैं ले सकता हूँ यहाँ पे टू सी कि कौन से ईयर में कितना है। लेट्स से कि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे मैंने 2015 के लिए दिया तो ये 2015 के लिए डेटा फिल्टर आउट होके मुझे दिखाएगा। तो आप स्लाइसर्स में हमें कॉलम्स को यूज करना होता है, तो कॉलम्स का यूज केस कहाँ कहाँ होगा, आप रोज में, कॉलम्स में, स्लाइसर्स में एंड फिल्टर्स में कॉलम्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको मेजर्स को कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, आपको मेजर्स को वैल्यूज के सेक्शन में यूज करना पड़ेगा। देखो इस टेबल विजुअल में भी हमने इसको एक वैल्यूज के सेक्शन में यूज किया हुआ है, यहाँ पे देखो वैल्यूज का फील्ड है, उस वैल्यूज के फील्ड के अंदर मेजर को यूज किया हुआ है। अगर ये सिंपल विजुअल लिया मैंने टोटल रेवेन्यू, इस फील्ड्स में मैंने टोटल रेवेन्यू को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ऑलवेज वी यूज मेजर्स इन वैल्यू सेक्शंस, बट जो कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स हम किस में यूज करते हैं, रोज, कॉलम, स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स में। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स के बीच में। हेलो, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया। यस। कैलकुलेटेड कॉलम्स एक अलग कंसेप्ट है, मेजर एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। दोनों के यूज केस अलग अलग है, हम बनाते किस लिए वो डिपेंड करता है कि हमें कॉलम बनाना है या मेजर बनाना है, राइट। अगर ये सेम एग्जांपल लूं जो हमने यहाँ पे टेबल विजुअल में बनाया, राइट, सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम था, प्राइस का कॉलम नहीं था, तो हम पहले उस प्राइस के कॉलम को रिलेटेड फंक्शन करके यहाँ पे हमने एक कॉलम के फॉर्म में लेके आया हूँ, ठीक है। देन सेकंड
ये जो सेल्स का कॉलम था, हर एक रो वाइज हमने ऑपरेशंस किया एंड यहाँ पे हमने आउटपुट उसका लाया। ठीक है, इसलिए हमें ये कॉलम्स क्रिएट करने पड़े, तभी जो फाइनल मेजर बनाना पड़ा टोटल रेवेन्यू का, वहां पे हमने इस सेल्स के कॉलम का रेफरेंस लिया कि इस कॉलम का एग्रीगेशन करो और टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करो। इसीलिए हमने कॉलम्स बनाए और फिर मेजर्स बनाए। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स की कंसेप्ट समझ में आई सबको? कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स की कंसेप्ट समझ में आई? बोलो। Yes, sir. ओके, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें इंटरव्यू में ऑलवेज एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल है पावर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस में, डैक्स में। सम फंक्शंस क्या करता है, सम फंक्शंस हमें किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिक कॉलम का एग्रीगेशंस करके देता है, राइट? सम इज अ एग्रीगेशन फंक्शंस, सम एक्स इज अ इटरेटर फंक्शंस। अब ये इटरेटर फंक्शंस क्या होता है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं हम एग्रीगेशंस। एग्रीगेशंस कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास सम है, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज। दिस इज आर द एग्रीगेशन फंक्शन, राइट? ये कॉमन एग्रीगेशन फंक्शन है, ये सब जगह पे यूज किए जाते हैं। एग्रीगेशंस किसका करते हैं हम? न्यूमेरिक कॉलम का एग्रीगेशंस करते हैं, राइट? हम किसी टेक्स्ट कॉलम का एग्रीगेशन नहीं करते। तो जो जो कॉलम न्यूमेरिक रहेंगे वो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? ये कैलेंडर टेबल है, यहाँ पे देखो ये जो डेट का कॉलम है ये एक डेट की वैल्यू डिनोट करता है। मंथ जो है ये यहाँ पे ऐसा सिंबल है, ये डिनोट करता है कि मंथ जो है ये एक न्यूमेरिक कॉलम है। ईयर्स यूजिंग ये एक कैलकुलेटेड कॉलम है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कॉलम जो है वो न्यूमेरिक है, कौन से टेक्स्ट है, कौन से कैलकुलेटेड कॉलम से, कौन से मेजर से, ये हम इन सिंबल्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी एक फंक्शन यूज किया, सम फंक्शन हमने यूज किया, इसलिए किया सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर का जो सेल्स का कॉलम था उसको एग्रीगेट करने के लिए, सम करने के लिए हमने सम फंक्शन यूज किया। ये मेजर बनाया टोटल रेवेन्यू का, जिसमें हमने सम फंक्शन यूज किया, सेल्स फैक्ट के टेबल का सेल का कॉलम यूज किया। जितने भी एग्रीगेशन फंक्शंस है वो हमें क्या करेंगे, ऑलवेज शो करेंगे ऑलवेज हमें बताएंगे कि कौन से न्यूमेरिक कॉलम में से हमें एग्रीगेशंस करना है। जैसे हमने सेल्स फैक्ट के सेल्स के कॉलम का रेफरेंस लिया एग्रीगेशंस करने के लिए, मैंने अगर यहाँ पे मिनिमम ये फंक्शन यूज किया होता तो मिनिमम फंक्शन मुझे क्या बताता कि इस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर जो जो कॉलम है इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्स यूज किया होता तो इस कॉलम के अंदर की मैक्स की वैल्यू बताता। जैसे कि एक्सेल में अगर मैं बात करूं राइट, यहाँ पे लेट से मेरे पास ये सेल का कॉलम है। अगर मैंने यहाँ पे एग्रीगेशंस यूज किया, पहला एग्रीगेशंस हमने सम फंक्शन यूज किया था जो मुझे 280 आउटपुट देगा। अगर मैंने लेट से मिनिमम एग्रीगेशन यूज किया तो मिनिमम मुझे क्या आउटपुट देगा? यहाँ पे मिनिमम फंक्शन मुझे क्या आउटपुट देगा? इस सेल के कॉलम के अंदर की मिनिमम सेल की वैल्यू देगा, तो 20 आउटपुट मिलेगा। सेम वे मैक्स फंक्शन मुझे क्या आउटपुट देगा? इस सेल के फंक्शन के अंदर का मैक्स वैल्यू, तो वो है 200, तो मुझे 200 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, काउंट जो है, काउंट फंक्शन क्या करता है कि नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। मेरे को कितने रोज यहाँ पे 200, 220 एंड 60, 3 रोज है तो आउटपुट मुझे मिलेगा 3। ठीक है, ये मुझे काउंट फंक्शन देगा। सेम वे एवरेज फंक्शन मुझे क्या आउटपुट देगा? एवरेज फंक्शन क्या करेगा? इन तीनों का सम करेगा डिवाइड बाय 3, तो 280 डिवाइडेड बाय 3, जो भी वट एवर एवरेज आएगा वो मुझे दिस आउटपुट देगा, 280 डिवाइडेड बाय 3, 93.33, ये मुझे एवरेज फंक्शंस आउटपुट देगा। So that's how we use aggregation functions to calculate whatever the values we require. ये अंडरस्टैंड हो रहा है? वही फंक्शंस हमारे पास पावर बीआई में यहाँ पे है। जैसे हमने सम फंक्शन यूज किया वैसे मिन फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है,
काउंट फंक्शन। ठीक है, ये हमारे बेसिक एग्रीगेशंस हुए। उसके बाद बात आती है इटरेटर फंक्शंस की। इटरेटर फंक्शंस, जितने एग्रीगेशंस फंक्शंस अवेलेबल है उनके बाद x लगाने से वो इटरेटर फंक्शन हो जाता है। जैसे सम का इटरेटर फंक्शन है सम x, एवरेज का इटरेटर फंक्शन है एवरेज x, काउंट का इटरेटर फंक्शन है काउंट x, मिन का मिन x, मैक्स का मैक्स x। इस हिसाब से जितने एग्रीगेशन फंक्शन है उसके बाद अगर मैं x लगाता हूं तो वो फंक्शन बन जाता है इटरेटर फंक्शन। सो ये इस इटरेटर फंक्शन की जरूरत क्यों है, हमें क्यों यूज करने पड़ते हैं, ये भाई हम यूज केस के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे इस सेल्स के कॉलम को क्रिएट किया था, राइट। इस प्रोडक्ट के प्राइस को हम लेके आए एंड इस सेल्स के कॉलम को क्रिएट किया। अगर मैं आपको बताऊं कि इटरेटर फंक्शन यूज करके हमें इन कॉलम्स को बनाने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम आउटपुट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? लेट मी क्रिएट वन मेजर फॉर द सम एक्स। ठीक है, तो सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर ही मैं एक मेजर बना रहा हूं, न्यू मेजर। इस बार मैं यूज करूंगा सम एक्स फंक्शन, जो मैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट कॉलम मैं आउटपुट निकालूंगा। कैसे? लेट से इसमें मैं लिखता हूं कि रेवेन्यू यूजिंग सम एक्स फंक्शन। हमने ऑलरेडी रेवेन्यू कैलकुलेट करके रखा है, हम बस अभी क्रॉस चेक कर रहे हैं कि सम एक्स फंक्शन यूज करके हम कैसे रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन टाइप करूंगा सम एक्स। सम एक्स फंक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इंटेलिसेंस मुझे बताता है कि आपको एक टेबल का नाम पास करना पड़ेगा, पहले टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा एंड देन एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। एक्सप्रेशन इन द सेंस जो कैलकुलेशंस मुझे करना है। टेबल कौन सा रहेगा? मेरा सेल्स फैक्ट का टेबल रहेगा। ये मेरा टेबल है सेल्स फैक्ट का। ठीक है, कॉमा के बाद मुझे अभी एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, एक्सप्रेशन में हमने क्या एक्सप्रेशन पास किया था? ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट की प्राइस। ये मेरा एक्सप्रेशन है जो मुझे हर एक रो में परफॉर्म करना है, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन। जो सेल्स का कॉलम भी बनाया हमने, वहां पे भी हम वही कर रहे थे कि ऑर्डर क्वांटिटी को प्रोडक्ट की प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे हर एक सेल के लिए, एक वैल्यू जनरेट करने के लिए। तो एक्सप्रेशन में यही पास करूंगा, प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, जैसे सेल्स फैक्ट टेबल की ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल्स फैक्ट टेबल का प्रोडक्ट का प्राइस। ये मेरा एक्सप्रेशन है। टेबल मैंने दिया, एक्सप्रेशन दिया। आई जस्ट हिट इंटर। ये एक मेजर क्रिएट हुआ ना, एक कोई सेपरेट कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हुआ, कुछ नहीं, ये एक मेजर क्रिएट हुआ। इस मेजर को अगर मैंने यहाँ पे इस मेजर को अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिया तो सी आउटपुट क्या आएगा? सी, अगर मैंने फिल्ट्रेशन निकाल दिया 31.32 मिलियन, जो टोटल रेवेन्यू से हमारा आउटपुट आया था, सेम आउटपुट हमें समेक्स से मिला। लेकिन इस 31.32 को निकालने के लिए हमें कितने कॉलम ऐड करने पड़े? हमें प्रोडक्ट प्राइस का एक कॉलम ऐड करना पड़ा। ठीक है, देन हमें एक सेल का कॉलम क्रिएट करना पड़ा एंड उस सेल के कॉलम का एग्रीगेशन करना पड़ा। बट समेक्स फंक्शंस ने हमें ये जो सेल्स का कॉलम क्रिएट करने की जो नीड थी, वो नीड यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इटरेटर फंक्शन यूज करता हूँ तो इटरेटर फंक्शन क्या करता है, जो एक्सप्रेशन आप पास करते हो उस एक्सप्रेशंस को रो वाइज परफॉर्म करता है। इसने एक इमेजिनरी कॉलम बनाएगा, वो जो ये सेल का कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, वही सेल का कॉलम वो एक इमेजिनरी वर्चुअल टेबल के फॉर्म में बनाएगा। एक इमेजिनरी टेबल बनाएगा जहां पे वो कैलकुलेशन करेगा हर एक सेल के लिए, हर एक रो के लिए ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस का कैलकुलेशन की वैल्यू को वो स्टोर करेगा। जब सारे रोज, सारे रिकॉर्ड्स इस सेल्स पैक टेबल के अंदर के खत्म हो जाएंगे, तो उस जो इमेजिनरी कॉलम के अंदर उसने वैल्यूज को स्टोर करके रखा है उसका वो सम करेगा, क्योंकि आपने सम एक्स लिया है तो उसका सम करेगा एंड आपको ये फाइनल आउटपुट देगा जो ये 31.32 मिलियन आपको दिखा रहा है। ठीक है, सो इटरेटर फंक्शंस क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशंस होता है उस एक्सप्रेशंस को रो वाइज परफॉर्म करते हैं, वैल्यू को एक वर्चुअल टेबल में, इमेजिनरी टेबल में स्टोर करते हैं। जब जो टेबल का रेफरेंस आपने दिया है
सेल्स फैक्ट टेबल के जब सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे, इटरेशन उसका खत्म हो जाएगा, तब जो वैल्यूज जो स्टोर करके रखी है उसने एक इमेजिनरी कॉलम में, उनको वो सम करेगा एंड आपको आउटपुट देगा। तो उस केस में आपको ये कॉलम बनाने की जरूरत है क्या? सेल्स का कॉलम नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे हार्ड कोडेड करके वैल्यूज को स्टोर कर रहे हो उसकी जरूरत ही नहीं है। आप समेक्स फंक्शन यूज करके एक मेजर को यूज करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हो, तो अननेसेसरी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि उन कॉलम्स की एक्चुअल में जरूरत है क्या, नीड है क्या। अगर नीड है तो डेफिनेटली हम बनाएंगे, बट अगर मेजर को यूज करके हमारा काम हो रहा है, देन क्रिएट मेजर्स, डोंट क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम्स। क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं, आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरी को बढ़ाने वाले हैं, राइट। उनको एक्चुअली कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए टाइम लगेगा। तो इससे बेटर अगर आपके मेजर के थ्रू आपका काम हो रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है आपके मेजर के थ्रू, देन यूज मेजर्स, डोंट यूज कैलकुलेटेड कॉलम्स। समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स? सबसे पहला पॉइंट क्या है, सम फंक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम का रेफरेंस देना पड़ता है, लेकिन सम एक्स फंक्शन में हमें टेबल प्लस एक्सप्रेशन का रेफरेंस देना पड़ता है, जो कि दोनों का सिंटैक्स है। सम का अगर मैं सिंटैक्स देखूं तो सम फंक्शन में हमें एक कॉलम पास करना होता है जो हमारे टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टेबल टेबल के अंदर होता है वो कॉलम। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये सेल का कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो कॉलम मेरे पास एग्जिस्ट करता है इस टेबल के अंदर, उसका मैं एग्रीगेशन कर सकता हूँ। सम एक एग्रीगेटेड फंक्शन है, राइट, तो मुझे वहां पे एक कॉलम पास करना पड़ेगा। बट सम एक्स एक इटरेटर फंक्शन है, इटरेटर फंक्शन में क्या पास करना पड़ता है, टेबल का नाम एंड एक्सप्रेशन पास करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो सेल्स जो होगा, जो इटरेटर फंक्शन होगा, वो रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करेगा। रो कॉन्टेक्स्ट पे मतलब जो एक्सप्रेशन आपने पास किया हुआ है वो उस टेबल के अंदर, जो एक्सप्रेशन आपने पास किया है, जैसे हमने ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट की प्राइस का मल्टीप्लीकेशन का एक्सप्रेशन पास किया हुआ है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक इमेजिनरी टेबल में क्रिएगा। वैल्यू जो आएगी ये 207.48 कैलकुलेशन के बाद, इनको वो एक वर्चुअल टेबल में स्टोर करके रखेगा, अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखेगा। ऐसे कैलकुलेशंस वो हर एक रो के लिए करेगा, अगेन वैल्यू स्टोर करके रखेगा। जब तक सारे रिकॉर्ड्स खत्म नहीं हो जाते तब तक ये कैलकुलेशंस वो करता रहेगा। जब सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे, देन फाइनली जो एक वर्चुअल कॉलम बनेगा, उन कॉलम को सम करेगा एंड आपको आउटपुट देगा। ये सारा वो बैकएंड में अपने हिसाब से करता रहेगा, आपको फाइनली 31.32 मिलियन आउटपुट मिलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स समझ में आया? हेलो, डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स समझ में आया? सम एक एग्रीगेटेड फंक्शन है, सम एक्स एक इटरेटर फंक्शन है। इटरेटर फंक्शंस क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशंस हम पास करते हैं उस एक्सप्रेशंस को जो टेबल हमने डिफाइन किया हुआ है उस टेबल के अंदर परफॉर्म करते हैं। कब तक परफॉर्म करते हैं, जब तक उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स खत्म नहीं हो जाते तब तक। एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को वो पावर बीआई की मेमोरी में स्टोर करता है एक वर्चुअल टेबल के फॉर्मेट में। और वंस सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, वो वर्चुअल कॉलम का जो आउटपुट रहेगा, जो इटरेटर आपने पास किया है, जैसे आपने सम एक्स यूज किया है तो सम करेगा, काउंट एक्स किया है तो काउंट करेगा, एवरेज एक्स यूज किया है तो एवरेज करेगा। ठीक है, तो हमने सम एक्स यूज किया है तो फाइनली वो क्या करेगा, सारी वैल्यूज को सम कर देगा और आपको आउटपुट देगा। ठीक है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स। आपको जब अगर इंटरव्यूअर पूछता है डिफरेंस सम एंड सम एक्स का, तो आपको उनको एग्जांपल के थ्रू ही बताना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल ले लो, यही एग्जांपल जो एक्सेल में हमने लिया। लेट्स कंसीडर करो कि हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी का टेबल है। ठीक है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, तो मैं यूज करूंगा सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, सम ऑफ दिस टेबल। ये लेट्स से इस टेबल का नाम है, लेट्स से टेबल का नाम है फैक्ट, ऐसा मेरा टेबल का नाम है। तो यहाँ पे कॉलम जो आएगा वो कॉलम कैसा आएगा, फैक्ट ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो मेरा कॉलम नेम है, मैं इस कॉलम का रेफरेंस लूंगा सम ऑफ
दिस फैक्ट टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम, उसका टोटल जो आएगा वो मेरी आएगी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन अगर मुझे सेल कैलकुलेट करना है एंड मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस है, देन मुझे समेक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। समेक्स फंक्शन क्या करेगा, समेक्स फंक्शन में यूज करूंगा, उसमें टेबल दूंगा फैक्ट टेबल, कॉमा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो जब तक ये जो कैलकुलेशन है 10 इंटू 20 200, 2 इंटू 10 20, ये सारे रिजल्ट्स वो पावर बीआई की मेमोरी में स्टोर करके रखेगा जब तक सारे रिकॉर्ड्स खत्म नहीं हो जाते। 200 20 60 इन तीनों का फाइनली वो क्या करेगा, सम एक्स करके, अपन ने जो इटरेटर फंक्शन यूज किया हुआ है तो सम करेगा, 2et रिजल्ट आपको मिलेगा फाइनली। सो दिस इज व्हाट बिटवीन सम एंड सम एक्स। सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करोगे तो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाओगे। अंडरस्टैंड है? समझ में आया? Yes, sir. फाइन। okay. देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, एक बार हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स को अंडरस्टैंड कर लिया, सम एंड सम एक्स को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम फंक्शंस इन DAX। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहेंगे, वो हम कवर कर लेंगे, अभी थोड़े कवर कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े फार कवर कर लेंगे। मैं सारे फंक्शन जो है वो कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो मेनली यूज करते हैं, जितने आपको पता होने चाहिए इनिशियल लेवल्स में या डैक्स को पता होना चाहिए, उतने फंक्शंस हम कवर कर लेंगे। बाकी के जो फंक्शंस है वो आप डेक्स गाइड से पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। फंक्शंस क्या होता है कि जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट्स में रिपोर्ट्स बनाने के लिए नीड होती जाएगी, वैसे वैसे आप फंक्शंस को, नए नए फंक्शंस को सीखते हो, बट बेसिक फंक्शंस हमें पता होने चाहिए, उतने फंक्शंस मैं कवर कर लूंगा। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो डेक्स गाइड। डेक्स गाइड के अंदर पहली वेबसाइट मिलेगी डेक्स गाइड आपको, उस डेक्स गाइड के अंदर मल्टीपल फंक्शंस है, ए टू जेड फंक्शंस ऐसे स्टोर करते रहते हैं डेक्स। ठीक है, इतने सारे फंक्शंस अवेलेबल है डेक्स में। अभी हमने जैसे देखा सम एक्स, राइट, अगर मैं उनको ओपन करूं, देखो यहाँ पे मिलेगा मुझे सम एक्स। अभी जो हमने देखा सम एक्स, तो सम एक्स फंक्शन में वो क्या बताएगा, टेबल एंड एक्सप्रेशन, ये उसका सिंटैक्स है, ये एक इटरेटर फंक्शन है एंड डिपेंड करता है रो कॉन्टेक्स्ट पे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताएगा वो, प्लस एक एग्जांपल के थ्रू भी बताएगा कि कैसे आउटपुट आ रहा है, राइट। सो ऐसे आप फंक्शंस को यहाँ से पढ़ सकते हो। आज से शुरू करोगे या 2 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद शुरू करोगे, डेली 5 फंक्शंस यहाँ से पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है, एंड मूव फॉरवर्ड। ऐसे 5 5 फंक्शंस डेली सीखते जाओगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सारे फंक्शंस कवर कर लोगे एटलीस्ट। अगर आपने वो फंक्शन पढ़ा हुआ है तो जब एक्चुअली आप लॉजिक बिल्ड करोगे, जब सिनेरियो आएगा आपके सामने कि ये मुझे टैक्स के थ्रू करना है, तो कहीं पे थोड़ा क्लिक होगा कि इसके रिलेटेड कुछ फंक्शन आपने पढ़ा था, तो उस टाइम पे आप गूगल कर सकते हो या टैक्स गाइड पे आके वापस से उसको देख सकते हो। बट पहले लॉजिक बिल्ड करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें कहीं तो भी हमने सुनी हुई होनी चाहिए, राइट। अगर एकदम से ब्लैंक रहेंगे तो बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए फंक्शंस को जस्ट पढ़ो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आउटपुट क्या आता है फंक्शंस का, किस किस फंक्शंस का, वो देख लो, समझो, ठीक है। एटलीस्ट वो कर लोगे तो जब लॉजिक बनाओगे तो फिर आप एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हो, आप गूगल करके, चैट जीपीटी करके अपना कोड डेवलप कर सकते हो। बट उसके पहले सर्च क्या करना है ये भी पता होना चाहिए, इसलिए फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग होना हमारे पास जरूरी है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम कवर कर लेंगे, लेकिन बाकी के फंक्शंस के लिए आपको खुद से ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है, राइट। और डैक्स एक ऐसी चीज है पावर बीआई में, बस यही एक ऐसा कंसेप्ट है जो लोगों को हार्ड लगता है,
और एक्चुअली में हार्ड है वो, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें फंक्शंस पता नहीं होते, यूज केसेस पता नहीं होते, इसलिए हमें हार्ड लगता है वो चीजें। टैक्स में मास्टरी या प्रोफिशिएंसी आपको टाइम बीइंग के बाद ही आएगी, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप उसमें मास्टर हो जाओगे। मल्टीपल सिनेरियो जब आप सॉल्व करोगे, यूट्यूब से, kaggle.com से डेटा सोर्स लोगे, अलग अलग सिनेरियो सॉल्व करोगे, डैक्स लिखोगे खुद से, तब वो चीजें आप में आती चलेगी, आती जाएगी, मतलब आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे। आपको एक बार सीक्वेंस पता चल गया कि कैसे डैक्स को लिखा जाता है, धीरे 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 वो चीजें आप उसमें प्रोफिशिएंट होते जाओगे। वो एकदम से ओवरनाइट नहीं आएगा, इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद ही वो चीजें आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर DAX फंक्शंस क्विकली एंड देन वी क्लोज द सेशन, टुडेज सेशन, ठीक है। सो सम समेक्स फंक्शंस तो हमने देख लिया, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर फंक्शन। उसके पहले मैं यहाँ पे जो एक कैलकुलेशंस, हम अभी फिलहाल के लिए कैलकुलेशंस जो है, ये कैलकुलेशंस हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल्स पैक टेबल में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशंस ऑलवेज हम क्या करते हैं, एक सेपरेटली टेबल बनाते हैं जिसमें स्टोर करते हैं। तो सेपरेट टेबल बनाने के लिए, मैन्युअल टेबल बनाने के लिए हमारे पास फॉर्म में एक ऑप्शन है। देखो यहाँ पे मेरे पास एक इंटर डेटा करके ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो टेस्टिंग के लिए अगर कोई टेबल बनाना हो, कोई एक हार्ड कोड टेबल बनाना हो, तो इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज डाल सकता हूँ, जितने चाहिए उतने कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ, रोज क्रिएट कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसमें कुछ नहीं रख रहा, कॉलम 1 जैसे डिफॉल्ट रख रहा हूँ। इस टेबल का नाम चेंज करके यहाँ पे दिख रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। दोज आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम ऑलवेज क्या करते हैं, कैलकुलेशंस एक सेपरेट एक जगह पे रखते हैं, ताकि जब हमें ढूंढना पड़े कैलकुलेशंस को तो वो मिल जाए, सारे टेबल्स को वापस से निकालना ना पड़े, राइट। क्योंकि जब सपोज आपने कोई रिपोर्ट डेवलप किया है, क्लाइंट को सबमिट कर दिया, 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्लाइंट को उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या कोई एडिशन करना है, और आपको फिर वापस से मेजर्स ढूंढने हैं, तो आपको सारे टेबल्स ढूंढने पड़ेंगे कि मैंने कौन सा मेजर कहाँ पे बनाया था। 1 साल के बाद तो याद नहीं रहेगा वो। तो बेटर वे है कि सारा कैलकुलेशन एक जगह पे स्टोर रखो, ताकि कोई और डेवलपर जब इस पे काम करे तो उसको वो कैलकुलेशन मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये देखो कैलकुलेशंस का एक जो मैंने टेबल बनाया वो यहाँ पे लोड हो गए हैं, दिस कैलकुलेशंस। इसमें अगर देखा एक्चुअली मैंने सेलेक्ट किया तो उसमें कुछ डेटा नहीं है, कॉलम 1 करके है जो कॉलम हमने लोड किया था, उसमें भी कुछ डेटा नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, सेल्स पैक टेबल के अंदर का जो मेजर है उस मेजर को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो उसका होम टेबल अभी सेल्स पैक्ट है, उसको ड्रॉप डाउन करके उसको ले लूंगा कैलकुलेशन में, तो वो यहाँ से शिफ्ट होगा कैलकुलेशंस में, ठीक है। मेजर्स जो होते हैं वो किसी भी टेबल्स के अंदर रिलेट नहीं करते, राइट। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप सेल्स पैक टेबल के अंदर के रेफरेंस लेके आपने कोई कैलकुलेशंस, कोई मेजर बनाया हो तो वो उसी टेबल में होना चाहिए, नहीं। मेजर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी टेबल को रिलेट नहीं करते। जैसे कॉलम्स जो होते हैं वो कॉलम्स टेबल को रिलेट करते हैं, राइट। किसी भी कॉलम्स की आइडेंटिटी किससे होती है, उस टेबल के अंदर से होती है, राइट। हम बोलते हैं कि लेट्स से कि सेल्स पैक टेबल के अंदर ऑर्डर क्वांटिटी का टेबल है, तो ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम की बात करूं तो हमें पहले कंसिडर करना पड़ता है कि दिस इज इन सेल्स फैक्ट टेबल, तो इस टेबल से उसकी आइडेंटिटी है, राइट। वैसे मेजर की आइडेंटिटी वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी टेबल के अंदर स्टोर नहीं होते, स्टोर नहीं किए जाते, या वो किसी टेबल को रिलेट नहीं करते, राइट। तो आप किसी भी जगह पे उनको मूव कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। जैसे मैं सेल्स फैक्ट टेबल से उनको मूव कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर को कैलकुलेशंस के अंदर, तो जो भी मैंने कैलकुलेशंस में उनको यूज किया होगा कहीं पे, उसमें कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मुझे आउटपुट वही देंगे। डजेंट मैटर कि वो किस टेबल में है और किस जगह पे है, हमने बस उनको एक जगह पे स्टोर किया हुआ है। जैसे देखो कैलकुलेशंस में हमने यहाँ पे एक जगह पे कैलकुलेशन स्टोर कर दिया, ठीक है। तो एक चीज ऑब्जर्व की होगी आपने, जब भी हमने कॉलम का रेफरेंस लिया हुआ है, जैसे ये टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने सेल्स का जो कॉलम बनाया था हमारे सेल्स पैक टेबल में, तो जब भी कॉलम का नाम आता है वो ऐसे आएगा, पहले टेबल का नाम आएगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम आएगा। सो ऑलवेज कॉलम के नाम पावर बीआई में ऐसे ही आते हैं, पहले टेबल का नाम आएगा एंड देन कॉलम का नाम आएगा। लेकिन जब भी मैं किसी मेजर का रेफरेंस लेता हूँ किसी जगह पे कैलकुलेशंस में, तो सिंपली वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड है। तो जैसे हमने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू यूजिंग समेक्स कैलकुलेट किया, राइट। हमने प्रोडक्ट की प्राइस को यहाँ पे
यूज किया हुआ है सेल निकालने के लिए, वैसे ही कॉस्ट निकालने के लिए हम ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ, जो मुझे देगा टोटल कॉस्ट मेरी। सो सिंपली मैं इस मेजर को कैलकुलेट कर रहा हूँ या कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कैलकुलेशंस के अंदर एक नया मेजर बना रहा हूँ। इस मेजर को देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, अभी प्रोडक्ट की कॉस्ट का जो कॉलम है वो हमारे पास नहीं है, राइट। हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट का कॉलम कहाँ पे है, प्रोडक्ट की टेबल में। हमने रिलेटेड फंक्शन यूज करके प्रोडक्ट की प्राइस का जो कॉलम था वो लेके आए थे। लेकिन अभी मैं आपको जो शो करने वाला हूँ, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट का कॉस्ट का कॉलम इन सेल्स फैक्ट टेबल, हम डायरेक्टली वहां पे फंक्शन ही लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में लिखूंगा समेक्स, समेक्स फंक्शन यूज करूंगा। मेरा टेबल रहेगा सेल्स फैक्ट, एक्सप्रेशन जो रहेगा वो मैं रहूंगा मेरी सेल्स फैक्ट टेबल की ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं रिलेटेड प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट की कॉस्ट का कॉलम, इंस्टेड ऑफ वो कॉलम यहाँ पे लाके मैं रेफर करूं उससे अच्छा मैं यहीं पे बोल दिया मैंने कि रिलेटेड फंक्शन यूज करके रेफर करो प्रोडक्ट टेबल के अंदर का प्रोडक्ट का कॉस्ट का कॉलम। समझ में आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट कॉलम इन सेल्स फैक्ट टेबल एंड देन यहाँ पे सेल्स फैक्ट टेबल का प्रोडक्ट का कॉस्ट का कॉलम लिखने से अच्छा मैंने यहाँ पे सिंपल बोल दिया रिलेटेड प्रोडक्ट टीम प्रोडक्ट कॉस्ट का कॉलम रेफर करो मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इसको मैंने एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देगा। इस केस में तो मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट का कॉलम एंड जो कॉस्ट का कॉलम जैसे सेल्स का कॉलम हमने बनाया था वो दोनों कॉलम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली मुझे कॉस्ट भी मिल गया मेरा। ठीक है, तो ऐसे मैं इटरेटर फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू क्रिएट सम कैलकुलेशंस। ठीक है, टोटल कॉस्ट मिल गया हमारे, दिस इज माय टोटल कॉस्ट 18.26। अगर मेरे पास मेरा सेल है, मेरी कॉस्ट है, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना रहेगा तो प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं हम, सेल माइनस कॉस्ट, राइट। तो सिंपल कैलकुलेशंस मैं नया मेजर बनाऊंगा, कैलकुलेशंस में यहाँ पे लिखूंगा कि रेवेन्यू यूजिंग सम एक्स माइनस टोटल कॉस्ट, दिस इज माय प्रॉफिट। सो सिंपल मैं मेजर को नाम दूंगा प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। सी, रेवेन्यू यूजिंग सम एक्स, जब भी मैं मेजर का रेफरेंस ले रहा हूं तो वो सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, वो किसी टेबल के नाम के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, सो अगेन कॉस्ट का जो मेजर है हमारा टोटल कॉस्ट, सिंपल रेवेन्यू यूजिंग सम एक्स टोटल कॉस्ट। इफ आई हिट एंटर वो मुझे बताएंगे दिस इज माय टोटल प्रॉफिट। सो अगेन इफ आई ड्रैग दिस टोटल प्रॉफिट इन स्क्रीन एंड मेक इट एज अ card visual, so 13.06, this minus this is this total profit, 13.06 is my total profit। ये हमने कुछ मेजर क्रिएट कर लिए। ठीक है, कुछ एक फंक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल पावर क्यूरी एडिटर में हमने एनुअल इनकम का एक कॉलम रेफर किया था, करेक्ट। एनुअल इनकम का कॉलम रेफर करके हमने कुछ कंडीशनल कॉलम क्रिएट किया था कि अगर मेरा इनकम लेवल 1,50,000 से ज्यादा है तो मुझे वेरी हाई दो, एंड 1 लाख से ज्यादा है तो हाई दो, एवरेज दो, समथिंग कुछ कंडीशनल कॉलम्स हमने क्रिएट किया था, राइट, इफ स्टेटमेंट लगा। तो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन में डैक्स में भी इफ स्टेटमेंट अवेलेबल होता है। हम यहाँ पे भी वैसे कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सो लेट गो टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर टेबल जहाँ पे हमने वो क्रिएट किया था, राइट। सो वी आर इन अ कस्टमर टेबल, हमारे पास यहाँ पे एनुअल इनकम का जो कॉलम है और ये जो इनकम लेवल का कॉलम है ये हमने बनाया था पावर क्वेरी एडिटर में। तो सेम कंडीशंस यूज करके हम डैक्स को यूज करके यहाँ पे ये कॉलम बनाने का ट्राई करेंगे। लेट्स डू दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि हमें एक कॉलम बनाना है तो मैं न्यू कॉलम बनाऊंगा, अभी मेजर नहीं बनाया है। मेजर हमें एक स्केलर आउटपुट देता है, कॉलम हमें इंडिविजुअली सेल के लिए आउटपुट देता है। हमें एक कॉलम चाहिए अभी, इसलिए मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया। कॉलम क्या चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखा हूँ इनकम लेवल 1 करके नाम दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनकम लेवल ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, कंडीशंस आप मुझे बताओ कि कंडीशंस क्या रहेगा। जैसे हम वहां पे हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया था, मैं यहाँ पे भी इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा। डैक्स का ये जो लाइन है, जैसे मैं ये जो फॉर्मूला बार ओपन हुआ यहाँ पे मैं टाइप करने के लिए अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना रहेगा तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इंटर करूंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन में चला जाऊंगा। ठीक है,
डायरेक्टली नॉर्मली आप इंटर प्रेस कर दोगे तो वो डायरेक्टली ओके कर देगा एंड ऐसे क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से मैंने डायरेक्टली इंटर प्रेस कर दिया तो वो वर्किंग ऑन इट आएगा और वो आपको लिखने के लिए नहीं देगा, वो डायरेक्टली इवेल्यूएट कर देगा। जैसे कि ये बन गया तो आपको वापस उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और कुछ डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो शिफ्ट एंटर नेक्स्ट लाइन को जाने के लिए। ओके, तो मैं शिफ्ट एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे गया, स्पेस देके थोड़ा सा आगे चला गया और यहाँ पे मैंने फंक्शन डाला कि इफ फंक्शन क्या करता है, लॉजिकल टेस्ट। पहले एक लॉजिकल टेस्ट देंगे, अगर लॉजिक ट्रू है तो मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, अगर लॉजिक फॉल्स है तो क्या रिजल्ट चाहिए। सिंपल इफ स्टेटमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं पावर क्वेरी एडिटर में। यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं लॉजिक में लिख रहा हूँ कि इफ एनुअल इनकम, कस्टमर डिम का एनुअल इनकम is greater than equal to हम ऐसे लिखते हैं, राइट। दिस इज द which operator we are saying, this is the comparison operator, right? So customer dim का annual income is greater than 1,50,000, ये वैल्यू है हमारी 1,50,000। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए था, वेरी हाई, राइट। याद है कि नहीं? हेलो, अवेलेबल हो कि नहीं, या चले गए? ओ यस सर। ठीक है, राइट राइट राइट। ठीक है। अभी एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने एक कंडीशन दिया यहाँ पे, पहले लॉजिक दिया कि एनुअल इनकम की वैल्यू अगर 1,50,000 से ज्यादा है तो मुझे वेरी हाई दो, लेकिन अगर वो 1,50,000 से कम है तो उस टाइम पे रिजल्ट, ये जो लॉजिक तो फेल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जब सी रिजल्ट इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हुआ मतलब ये लॉजिक फॉल्स हुआ, एनुअल इनकम की वैल्यू जो है वो अगर 1,50,000 से कम है तो उस टाइम पे इसने क्या करना चाहिए, वापिस से एक लॉजिक चेक करना चाहिए कि इफ, अगेन नेस्टेड इफ आएगा, यहाँ पे मुझे वापस लिखना पड़ेगा कि कस्टमर का एनुअल इनकम, तुम वापस चेक करो कि कस्टमर का एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, वो अगर 1,50,000 से कम है तो वापस चेक करो कि वो 1 लाख से तो ज्यादा है क्या। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे मुझे दो हाई, राइट। दिस, ये जो मैं अभी इफ स्टेटमेंट है, दिस इज फॉर दिस इफ, ये जो सबसे बाहर वाला इफ है इसकी ये फॉल्स कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड ये जो इंटरनल इफ है इसकी ये फॉल्स कंडीशन चेक करने के लिए वापस मुझे यहाँ पे एक नेस्टेड इफ देना पड़ेगा कि इफ कस्टमर का एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 देन गिव मी एवरेज, राइट। जो भी टेक्स्ट रिलेटेड क्यूरीज होती है या टेक्स्ट आउटपुट होते हैं वो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट करने होते हैं, इसलिए मैंने ये जो वेरी हाई हाई जो आउटपुट हमें चाहिए यहाँ पे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट किए है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ में मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि अगर वो 1 लाख से भी ज्यादा है तो हाई दो, लेकिन 1 लाख से अगर कम हो तो चेक करो कि वो 50,000 से ज्यादा है क्या। अगर 50,000 से ज्यादा है तो एवरेज दो, ठीक है। ये इफ मैंने क्लोज कर दिया और इल्स मुझे दो, इल्स लो, राइट। अगर वो 50,000 से भी ज्यादा है तो एवरेज दो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट में मुझे लो दो। तो मैं यहाँ पे ये इफ क्लोज कर रहा हूँ, सेकंड इफ क्लोज कर रहा हूँ एंड लास्ट इफ क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आई हिट एंटर, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो एक कॉलम जनरेट करके देगा। अगर इस कॉलम को मैंने चेक किया, ठीक है, इनकम लेवल जो है, लेट्स से मैंने इस इनकम लेवल के ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन लगा के चेक किया, लेट्स से फॉर 10,000, 10,000 के लिए हमें पता है कि आउटपुट लो आना चाहिए।
तो चेक करते हैं हमारा जो कॉलम बन के आया उसमें भी आउटपुट लो आया है क्या? सी लो आया है यहाँ पे भी। अगर इसको ड्रॉप डाउन किया तो कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, बस लो ही मिलेगी। सो हमारा जो लॉजिक है वो बराबर है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इफ स्टेटमेंट इन 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 डैक्स। यहाँ पे मल्टीपल इफ्स यूज किए हुए हैं, सो इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ यूज किया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन आता है, स्विच फंक्शंस। ठीक है, उसको क्विकली देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज किया, अगर मैं इसी कॉलम को नए से बनाऊं, लेट्स से कि न्यू कॉलम बना रहा हूं और इस टाइम पे मैं स्विच फंक्शन यूज कर रहा हूं। एक फंक्शन देख लिया हमने इफ। अगर नेस्टेड इफ है आपके डैक्स में तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ स्टेटमेंट आप स्विच यूज करो, जो आपको इजीली लिखने के लिए आएगा। कैसे आएगा? लेट्स से कि मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ कि इनकम लेवल 2 करके, एंड इस टाइम पे मैं यूज कर रहा हूँ स्विच फंक्शन। स्विच फंक्शन के लिए मैं लिखूंगा स्विच। क्या ट्राई करो कि अगर जो एक्सप्रेशन में पास करने वाला हूँ वो ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा तो मैं यहाँ पे पास करूंगा कि एनुअल इनकम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 1,50,000। अगर ऐसी कंडीशन है तो मुझे आउटपुट दो वेरी हाई। ठीक है। सेकंड, अगर कस्टमर का एनुअल इनकम, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो आउटपुट दो हाई। अगेन कॉमा, तीसरी वैल्यू, सॉरी, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या है? अगर कस्टमर का इनकम लेवल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है तो दो मुझे एवरेज। ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशंस फेल हो जाती है देन गिव मी लो। सिंपल, सिंपल लॉजिक। यहाँ पे कोई नेस्टेड इफ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिंपली बोलूंगा स्विच। अगर ये ट्रू कंडीशन है, ये लॉजिक ट्रू है तो वेरी हाई आउटपुट दो। अगर ये लॉजिक ट्रू है तो हाई दो। अगर ये थर्ड लॉजिक ट्रू है तो एवरेज दो। अगर ये तीनों लॉजिक फेल हो जाते हैं तो लो दो। सिंपल। मैं बस एंटर करूंगा, दिस पर्टिकुलर थिंग्स गिव्स मी द सेम आउटपुट व्हिच इनकम लेवल 1 गिव्स अस। ठीक, यहाँ पे भी मुझे लो ही मिला। अगर इसको ड्रॉप डाउन किया तो भी लो ही मिलेगा। ठीक है। सो कंपेरेटिवली नेस्टेड इफ स्विच फंक्शंस को यूज करना आसान है, राइट। बट अपने अपने यूज केसेस है। इफ स्टेटमेंट अगर आपको सिंगल लाइन का ओनली वन इफ स्टेटमेंट है, आपको कोई फ्लैग बनाना है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये राउंड का या व्हाटएवर, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये होम ओनर का जो कॉलम है, ठीक है, या ये जेंडर का जो कॉलम है, इसके ऊपर आपको लगाना है। जैसे यहाँ पे तीन जेंडर है, एफ एम एन ए, तो इसके ऊपर अगर फ्लैग क्रिएट करना रहेगा तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ कि इफ अगर जेंडर जो है, जेंडर इज इक्वल टू एम है तो मुझे 1 दो, अदरवाइज 0 दो। तो जिसके लिए वो एम जेंडर होगा उसके लिए 1 आउटपुट आएगा, बाकी के लिए 0 आएगा। तो काइंड ऑफ फ्लैग जनरेशन करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं कभी कभी, या हमें कोई पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए तो इफ स्टेटमेंट को, एक लॉजिक ट्रू हो रहा है तो ये आउटपुट दो, अगर लॉजिक फॉल्स हो रहा है तो ये आउटपुट, काइंड ऑफ थिंग हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो कैलकुलेशंस में आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि sumx function, sum function, related function, then difference between sum sumx, calculated columns and measures, DAX key definitions, switch functions, if function. So these things we cover today, right? I think that is enough for today. Next class में हम और functions देखेंगे, understand करेंगे।
once DAX is over, and then we will move for actually creating the reports. So साइड बाय साइड भी हम कल से रिपोर्ट जनरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रिपोर्ट जनरेशन करेंगे प्लस साइड बाय साइड डैक्स भी अंडरस्टैंड करते रहेंगे। वंस दिस इज ओवर, मैं आपको हम ये रिपोर्ट्स पब्लिश करके पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक पीपीटी भेज रहा हूँ। बेसिकली उस पीपीटी में क्या है, जो ये पावर बीआई विजुअल्स के अंदर जो हमने अलग अलग विजुअल्स हमारे पास है, राइट, दिस वन, ये कॉलम चार्ट, बार चार्ट, इसकी एक पीपीटी मेरे पास है। आई एम सेंडिंग दिस पीपीटी टू यू। उसको रीड करो, गो थ्रू इट, एक एक चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि बार चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले आपको ये पीपीटी भेज रहा हूँ। इसकी इंपॉर्टेंट जो चार्ट्स है वो मैंने उसमें ऐड किए हुए हैं, वो उनको अंडरस्टैंड करो, कोशिश करो अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। then when because when we actually starting this रिपोर्टिंग पर्पज ना, सो हम इस चार्ट को यूज करने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बार चार्ट कब यूज करते हैं, कॉलम चार्ट कब यूज करते हैं, वो सारे वहां पे मैंने दिए हुए हैं। अगर मैं आपको शो करूं तो ठीक है, जैसे कि इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो काइंड ऑफ जैसे कि बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट, तो उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पुट की हुई कि ये चार्ट्स कब यूज किए जाते हैं, देन लाइन चार्ट्स कब यूज किए जाते हैं, एरिया चार्ट्स कब यूज किए जाते हैं। यूज केस के हिसाब से एक्सप्लेनेशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सिंपल है। एक बार पढ़ लो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो हम क्लास में भी इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बट कीप इट विथ यू, स्टडी करो इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। कुछ 15-16 विजुअल्स है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस रिपोर्टिंग हमें विजुअल का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, so that's why I'm sharing with you this PowerPoint presentations, okay, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? uh, can somebody capture the attendance? मेरे पास नहीं है वो, कोई कैप्चर कर सकता है क्या अटेंडेंस? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। चलो, बाय, टेक केयर।